अगर अगर हम ये सोचते हैं कि भाई आज इस G20 की बैठक से सब लोग नेता मिलकर बात कर रहे हैं तो ये कोई आम सहमति बन जाएगी, युद्ध रोक दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये सब नेता मिलकर जब बैठते हैं तो एक आगे की बात करते हैं कि अच्छा चलिए किस दिशा में अब बढ़ा जाए, कुछ तो पहल हो, नहीं तो वहां तो युद्ध चल ही रहा है और वो काम यहां से होना है। और उसकी प्रयास जो हैं वो बताए जा रहे हैं काफी हद तक कामयाब हो गए हैं देवेंद्र। एक जॉइंट कम्युनिकेशन में रूस यूक्रेन युद्ध के हवाले से सबको मंजूर होने वाली शब्दावली शामिल हो सकती है। और बिल्कुल सर, सबसे बड़ा चैलेंज अभी आप कह सकते हैं, अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज था इस समिट को लेके वो भारत के लिहाज से यही था कि क्योंकि भारत की अध्यक्षता में ये हो रहा है तो सभी देशों को एक राय करके, एक सहमत करके एक जॉइंट डिक्लेरेशन लेकर आ जाए। उसे दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दें या कोई और नाम दे दें, लेकिन वो एक स्टेटमेंट हो जिस पर सभी पक्षों की सहमति हो। वो आसान काम इस लिहाज से नहीं है कि आप समझ सकते हैं कि रूस के विदेश मंत्री उस बैठक में मौजूद रहेंगे, रूस के अपने क्या रिजर्वेशन रहेंगे, दूसरी तरफ चीन के प्रधानमंत्री हैं, उनके अपने क्या रिजर्वेशन रहेंगे, तीसरी तरफ अगर भारत की बात कर लें तो भारत का स्टैंड सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन मामले पर भारत का स्टैंड क्या है। यूरोप और अमेरिका की बात कर लें तो उनकी अपेक्षाएं, वो एक अपेक्षाएं एक तरह से एक तरफा अपेक्षाएं हैं। तो इतने सारे विरोधों को, अंतर विरोधों को एक करके एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लाना ये आसान काम नहीं था। पिछले दिनों मानेसर में जो शेरपाओं की बैठक हुई थी उस पर भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट आएगा। उसमें रूस यूक्रेन वॉर को लेकर जो स्टेटमेंट होना चाहिए, जो शब्दावली होनी चाहिए थी, वो लगभग गढ़ लिया गया है। दूसरी चीज़, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के शुरुआती स्टेटमेंट को देखें, उन्होंने सीधे जो कहा कि कोविड के बाद विश्वास का संकट पैदा हुआ है, वो संदेश किसके लिए था, किसके खिलाफ विश्वास पैदा हुआ है, वो चीन के खिलाफ विश्वास पैदा हुआ है। दूसरी चीज़ कि रूस यूक्रेन वॉर को भी लेकर उन्होंने खुलकर ये बता दिया कि इसने इस संकट को और ज़्यादा बड़ा किया। तो ऐसा नहीं है कि भारत कभी भी रूस और यूक्रेन वॉर को लेकर अपनी भूमिका को लेकर किसी दबाव में रहा है या उसे टालना चाहता है। वो खुल के बताते रहा है कि रूस यूक्रेन वॉर पे उसका नजरिया क्या है। पीएम मोदी ने आज फिर से दिखाया। नहीं, और दूसरा हम ही नहीं कह रहे हैं, ये तमाम विश्लेषक जो आते हैं जो कि डिप्लोमेसी की दुनिया को समझते हैं, उनका ये मानना है कि शायद भारत सबसे वेल प्लेस्ड है उन मुल्कों में, बड़े मुल्कों में, जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जैसी हमारी भूमिका रही है कि हमने रूस के साथ भी संबंध अपने अच्छे रखे हैं, हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो भी आज हमारे साथ उतनी ही तेजी के साथ एंगेज कर रहा है, तो हम शायद यहां बीच बचाव कुछ कर सकते हैं। इसकी बात तो लगातार पहले से भी होती रही थी। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली से वो आवाज निकलेगी, दिल्ली से वो जॉइंट स्टेटमेंट जारी होगा जिसको आप कह सकते हैं इंडियाज मूवमेंट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि अध्यक्षता कर रहे हैं G20 की, तो ये एक उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है। जफर सरीशवाला साहब। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपना जो बात शुरू की, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने कूजे में समंदर भर दिया है। यानी थोड़ी सी बात की लेकिन उसमें पूरा भर दिया। और यूं कह सकते हैं कि फैंटास्टिक बिगिनिंग इज ऑलमोस्ट फुल वर्क डन। और जो शुरुआत की, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, जो आपने अभी कहा कि देखिए जो सुनाना था, जो कहना था, अपने लफ्ज़ों में कह दिया। यानी चाइना को भी जो कहना था वो भी कह दिया, रशिया को जो कहना था वो कह दिया। यानी अपने अंदाज में, अपने वक़ार के साथ, यानी ना चाइना का नाम लिया ना उनका नाम लिया, अपने वक़ार के साथ अपनी बात कह दी। और एक बहुत बड़ा काम ये हुआ, यानी अफ्रीकन यूनियन को इसकी सदस्यता देना, और कितनी आसानी से। पहले तो यूं था कि पता नहीं लोग मानेंगे, यानी मतलब बहुत अच्छा होमवर्क हिंदुस्तान की हुकूमत ने, यानी प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में बहुत ज़बरदस्त होमवर्क किया था कि बस शुरू में ही उनको सीधा आके बिठा दिया। यानी अफ्रीकन यूनियन का, देखिए अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाने का जो श्रेय वो हिंदुस्तान को जाएगा। और ये आने वाले दिनों में, इसलिए कि अफ्रीका जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा मरकज रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यूरोप ने और वेस्टर्न पावर्स ने हमेशा उसको एक्सप्लॉइट किया है। और हिंदुस्तान से उनको ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान हमको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा बल्कि साथ में लेके चलेगा। यानी देखिए हिंदुस्तान जो है वो लीडरशिप की बात नहीं करता, वॉइस की बात करता है। यानी कि भाई हम आपकी आवाज बनेंगे, यानी हमें लीडर नहीं बनना है। तो ये जो मैसेज जो शुरुआत का इतना बेहतरीन हुआ है, और हिंदुस्तान ने अपना मकाम दुनिया की डिप्लोमेसी में एक ऐसे लेवल पे लेकर गए हैं कि मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आज शुरुआत की है। और इस पर नियत झलकती है। जबर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, जैसे आपने कहा कूजे में समंदर भर दिया।
हम भारत जो है G20 के मंच से ही नहीं, केवल अदरवाइज भी भारत के विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि जितने भी बहुपक्षीय फोरम हैं और जो यूएन है, इन सब में प्रतिनिधित्व बदलने का समय आ गया है, या रियल रिप्रेजेंटेशन देने का वक्त आ गया। जब हम अपनी वकालत करते हैं कि हमें उस सिक्योरिटी काउंसिल की सीट पर होना चाहिए, तो साथ साथ हम और लोगों की बात भी कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहते हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज हम बनना चाहते हैं, आपने बड़ा अच्छा काम, लीडर नहीं आवाज है उनकी, तो हम अफ्रीकन यूनियन को लाते हैं ना इसमें G20 में अपनी अध्यक्षता के अंदर। हमारा बड़पन क्या है कि हमें लीडर नहीं बनना है, हम आपकी आवाज बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये वाकई ये हिंदुस्तानी कुनेह कहूंगा मैं इसको। देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। आज अगर आप ये देख रहे हैं कि भारत इस स्थिति में पहुंच गया है, तो लीडरशिप तो कई बार होता है ना कि आप छीन कर लीडरशिप थोड़ी नहीं ले सकते हैं। जब लोग आपको नेता मानेंगे, वरना तो बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमको नेता मान लो भाई, नहीं मान रहे हैं लोग नेता तो परेशान है। नेता बनने का सीधा सा मतलब यही है कि आपके पीछे लोग खड़े होने में उनको ये नहीं लगता कि हम कहीं छूट रहे हैं, कोई हमको धकेल कर आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसा कर रहा है, लेकिन हम ऐसा कर कैसे पा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह है जिसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में 9 वर्षों से ज्यादा समय में पाकिस्तान समाप्त है, चर्चा के तौर पर नहीं है। आप अगर कल्पना कीजिए कि अगर पाकिस्तान उस स्थिति में होता तो शायद ये लीडरशिप पोजीशन अभी हम गेन नहीं कर पाए होते। और उसके साथ वो जो पड़ोसी देश हैं, जो हम श्रीलंका कहते हैं, नेपाल कहते हैं, भूटान कहते हैं, मालदीव कहते हैं, उन देशों में जिस तरह से भारत ने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम किया है, पहले भी सरकारें काम करती रही, ऐसा नहीं है। हमारे देश ने, चूंकि हम सबसे बड़े देश हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है, हम उसको निभाते रहे। लेकिन जिस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ, जिसको कहते हैं कि छोटे छोटे डिप्लोमेटिक मूव्स, छोटी छोटी जगहों पर हम स्ट्रेटजी अपनी वहां प्लांट कर देते हैं,